सीधा आपको लिए चलते हैं हरियाणा के बहादुरगढ़, जहां सीएम भजनलाल शर्मा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वर्तमान में अजमेर के सांसद और 4 तारीख को दूसरी बार अजमेर के सांसद बन जाएंगे ऐसे सम्माननीय भागीरथ चौधरी साहब, मेरी कैबिनेट में मेरे साथी कैबिनेट मंत्री भाई सुमित गोदारा जी, आपके अपने लाडले पूर्व विधायक भाई नरेश कौशिक जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राजपाल जी जांगड़ा साहब, लोकसभा के प्रभारी भाई राजीव जैन जी, चेयरपर्सन नगर परिषद बहादुरगढ़ भाई सरोज राठी जी, वाइस चेयरमैन नगर परिषद बहादुरगढ़ राजपाल शर्मा जी, नगर पार्षद करमवीर शर्मा जी, पूर्व चेयरमैन अशोक गुप्ता जी, युवा जिलाध्यक्ष झज्जर शेखर यादव जी, श्रीमती रेखा शर्मा जी, श्रीमती आशा शर्मा जी, श्री अमित शर्मा जी जिला पार्षद, श्री रवि कुमार जी जिला पार्षद, राजेश तंवर पार्षद जी, श्रीमती राजकुमारी पार्षद जी, पंकज गर्ग जी, मंडल अध्यक्ष प्रवीण कुमार पार्षद जी, अशोक पार्षद जी, दीपक हुडा जी, दिनेश शेखावत जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं, और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको नमन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये गौरवशाली हरियाणा की धरती है और इस धरती पर सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अगर गीता का ज्ञान दिया तो इस हरियाणा की धरती से देने का काम किया। इस हरियाणा की धरती ने हमेशा धर्म की लड़ाई लड़ी है और यहां के जो लोग हैं, यहां के जो नागरिक हैं, उनमें धर्म परायणता है, क्योंकि वो इस धरती का उनके अंदर डीएनए है और वो लोग हमेशा सच्चाई का साथ देने वाले लोग हरियाणा के लोग हैं, हमेशा राष्ट्र भावना के ओतप्रोत हरियाणा के लोग हैं। और मैं आपके बीच में इसलिए निवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं कि मित्रों, आपने देखा होगा जिस तरह से देश के अंदर राजनीति चल रही है, और वो राजनीति को मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाना चाहता हूं कि आपने 2014 से पहले इस देश की स्थिति देखी थी। इस देश के अंदर 2014 से पहले किस तरह की राजनीति होती थी। आए दिन भ्रष्टाचार की इबादत लिखी जाती थी। आए दिन जो भ्रष्टाचार होते थे, एक भ्रष्टाचार होता था, दूसरा भ्रष्टाचार उससे बड़ा आता था, तीसरा भ्रष्टाचार उससे भी बड़ा होता था, चौथा भ्रष्टाचार उससे भी बड़ा होता था। ऐसा लगता था कि आखिर इस देश का क्या होने वाला है। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता जा रहा है। कोई ना देखने वाला था, ना कोई सुनने वाला था। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, आए दिन आतंकवादी आते थे, कई भीड़ वाले इलाके में बम फोड़ करके चले जाते थे, कहीं किसी चौराहे पर बम फोड़ करके चले जाते थे, और यहां तक नहीं, लोग डर के साए में रहते थे। लिखा हुआ होता था कि लावारिस वस्तु से हाथ नहीं लगाएं, कोई लावारिस वस्तु मिले तो तुरंत पुलिस को फोन करें, उस वस्तु की जांच कराएं। कभी किसी रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना होती थी, उसको बीच में रोक लिया जाता था, कहते थे उसमें बम रखा है। हवाई जहाज वापस किसी नजदीकी एयरपोर्ट पर उतरते थे, कहते थे कि उसमें बम है। इस तरह की अफवाहें होती थी। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, यही नहीं होता था। सीमाओं से
हमारे सैनिकों के सिर काट दिए जाते थे, सिर काट दिए जाते थे। मैं आपको इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमने वो भी देखा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या 2014 के बाद कोई आतंकी हमला हुआ है क्या? अरे भाई मेरे बताओ ना बहादुरगढ़ वालों, कोई आतंकी हमला हुआ है क्या? अरे कोई भ्रष्टाचार हुआ है क्या? अरे कोई भ्रष्टाचार हुआ है क्या? आपने देखा था इसी हरियाणा में किस तरह के भ्रष्टाचार होते थे, देश के अंदर किस तरह के भ्रष्टाचार होते थे, लेकिन 2014 के बाद आपने एक भी भ्रष्टाचार नहीं देखा होगा। यही नहीं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं, जनता के बीच में 15 पैसे पहुंचता है। अरे भाई तुम टिकली का रुपया भेजते थे क्या? वो टिकली का आता है 1 रुपए का सिक्का, उसको सड़क से भेज देते क्या? जो सड़क पर चलते चलते घिस जाता था और गांव में जाकर के वो 15 पैसे पहुंचता था, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार की कटमनी थी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कि 100 रुपए जब मोदी जी डालते हैं तो 100 के 100 रुपए आपके खाते में पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? हमारी माता बहनों के खाते में पेंशन पहुंचती है नहीं पहुंचती है? जितना पैसा डालते उतना पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? कहीं कोई कटमनी तो नहीं लगती है? कहीं कोई काटता तो नहीं है? मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि 2014 के बाद देश में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। आज आप देखते हैं जब दिल्ली जाते हैं और हाईवे पर चढ़ते हैं तो कैसा आनंद आता है, कैसा लगता है आपको? अरे अभी आप मैं आया हूं वहां से निकल करके, हाईवे मालूम नहीं पड़ता है ये हाईवे किधर जा रहा है, ये हाईवे 6 लेन जा रहा है, ये 4 लेन जा रहा है। कैसा लगता है? आनंद आता है ना चलते हैं तो? अरे बताइए ना कैसा लगता है? आनंद आता है ना? मैं यही कहना चाहता हूं, देश की गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के, देश के विकास से लेकर के, देश की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के और दुनिया में बढ़ते हुए गौरव से लेकर के 2014 के बाद इस देश के अंदर जो काम हुआ है वो आपके सामने है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद आपको देश में परिवर्तन दिखा है या नहीं दिखा है? क्या परिवर्तन दिखा है नहीं दिखा है? तो बताइए जोर से, परिवर्तन दिखा है या नहीं दिखा है? देश में कितना बड़ा परिवर्तन देश के अंदर हुआ है वो आपके सामने है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे निवेदन इसलिए करना चाहता हूं कि हरियाणा हमारा ऐसा प्रदेश है जो हरित प्रदेश है। यहाँ का किसान, यहाँ का जवान, यहाँ का नौजवान और यहाँ की हमारी माता बहनें जिस तरह से मेहनत करके इसमें अन्न का और धान का पैदा करती हैं, और यही नहीं, हरियाणा को दूध का कटोरा भी कहते हैं। हरियाणा कई राज्यों को दूध की सप्लाई भी देता है, दिल्ली जैसे राजधानी को भी देता है और बगल के पड़ोसियों को भी देता है। हरियाणा दूध का कटोरा भी है। मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, हमारे हरियाणा को आगे बढ़ाना है, हमारे देश राष्ट्र को विकसित बनाना है, तो तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री भी बनाना है। आपने देखा होगा जिस तरह से देश में परिवर्तन की लहर है। मेरे को जाने का मौका मिला है, मैं देश के लगभग 8-10 प्रांतों में मैं गया हूं। जिस तरह से मोदी जी के विजन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोगों पर विश्वास है, और वो विश्वास इसलिए है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं। यह देश की जनता को भरोसा है। क्योंकि मैं आपसे एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं,
इस कांग्रेस के घोषणा पत्रों को देखिए। एक बार का नहीं, 2 बार का, 3 बार का, 4 बार का, 5 बार का घोषणा पत्र देखिए। आप जब उस घोषणा पत्र को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कांग्रेस के लोग घोषणा ही घोषणा करते हैं, बाकी का कुछ नहीं करते। आपने जो घोषणा पत्र देखेंगे और उसमें यह देखना है कि इन्होंने कितने काम किए हैं, तो आप सभी को मालूम पड़ जाएगा कितने काम किए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपसे कि इनका घोषणा पत्र को देखिए, क्योंकि आपने देखा है ना, गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस कब से दे रही है। 70 साल से गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस दे रही है, लेकिन गरीबी से कभी इनका वास्ता नहीं रहा, गरीबी से कभी इनका नाता नहीं रहा। क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था, राजीव गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, बीच में मनमोहन सिंह जी आ गए, उन्होंने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया, सोनिया जी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया, और अब आप देख रहे हैं राहुल बाबा भी गरीबी हटाओ का नारा दे रहे हैं। अरे भाई, ये गरीबी का नारा कब तक देते रहोगे? आपको सबसे ज्यादा अगर देश में राज करने का मौका मिला तो इस कांग्रेस पार्टी को मिला। 70 साल में सबसे ज्यादा 55 और 60 साल तक अगर किसी ने राज किया तो इस कांग्रेस ने किया, लेकिन उन्होंने कभी गरीब की सुनी नहीं। आज मैं कह सकता हूं, क्या कहते हैं, गरीबों के खाते बैंक में खुल गए, ये मोदी जी की मेहरबानी है। और नहीं, गरीब आदमी कोई बैंक की चौखट पर पैर रख सकता था क्या? अरे कोई गरीब आदमी बैंक में जाता था क्या? गरीब आदमी बैंक की खाते की तो बात छोड़िए, कोई चौखट पर पैर नहीं रख सकता था। अरे बीमा कौन जानता था? कोई बीमा को जानते थे क्या? हाँ, हरियाणा वाले जरूर जानते थे। पहले गाड़ी खरीद के लाते थे, मोटरसाइकिल लाते थे तो उसका बीमा होता था, और नहीं तो गाड़ी लेने जाते थे जब बीमा का मालूम पड़ता था कि बीमा भी कुछ होता है, लेकिन कहीं कोई बीमा की मालूम पड़ता था क्या? या सरकारी जो कर्मचारी होते, अधिकारी होते, वो बीमा कराते थे? आमजन का बीमा होता था क्या पहले? अरे मैं आपसे पूछता हूं, आमजन का बीमा होता था क्या? लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैंक में खाता भी खुलवाया और गरीब का बीमा भी करवाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आप जिधर देखेंगे गरीब कल्याण की योजनाएं लगातार देश के अंदर आ रही है। हमारा देखते हैं हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके 10 साल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए हैं। आज हम कह सकते हैं कि लगभग 50 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बिना गारंटी के स्वनिधि योजना में पैसा देकर के, विश्वकर्मा योजना से पैसा देकर के उन्होंने कहा कि इसकी गारंटी कौन देगा? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसकी गारंटी मैं दूंगा, और आज वे स्वरोजगार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, आप देखेंगे कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी सीमाओं की सुरक्षा का काम किया है, हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ाने का काम किया है, उनका हौसला जब बढ़ता है, एक भी दीपावली देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में बैठ करके नहीं मनाई, दिल्ली में नहीं मनाई। उन्होंने हर दिवाली मनाई तो सीमाओं पे उन सैनिकों के साथ रह करके सीमाओं पर दिवाली मनाने का काम किया। आपने देखा होगा जब चंद्रयान हमारा जा रहा था तो रात भर उन वैज्ञानिकों के साथ उन लैब में बैठ करके, उस वैज्ञानिकों के साथ बैठ करके उन्होंने किस तरह से मेहनत की। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कहा था, 1893 में, कि 21वीं सदी भारत की होगी। और मैं कहना चाहता हूं आपसे, वो समय आ गया है। उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र तक का परिवर्तन आपने देखा है, दुनिया में परिवर्तन आपने देखा है।
ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि जिस तरह से ये लोग कांग्रेस के लोग और गठबंधन के लोग, गठबंधन नहीं ठगबंधन के लोग जिस तरह से बात करते हैं, अभी आपने देखा होगा आज वीडियो आ रहा है, एक आम आदमी पार्टी का वीडियो आ रहा है, वो भी उस ठगबंधन में है। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार हटाने के आंदोलन में आए थे और अरविंद केजरीवाल साहब आप तो पूरे पूरे भ्रष्टाचार में समा गए। ये आए थे आंदोलन में भ्रष्टाचार हटाओ वाले में और पूरे पूरे भ्रष्टाचार में समा गए। अभी उनका एक वीडियो आ रहा है, लड़ाई हो रही है। लड़ाई इस बात की हो रही है, पीए निर्णय कर रहा है कि अगला मुख्यमंत्री इसके बाद कौन बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह की लड़ाई हो रही है। एक तरफ देख रहे हैं दूसरी पार्टी के लोग जो छोटे छोटे दल हैं, क्योंकि कांग्रेस की कभी नीयत ठीक रही ना नीति ठीक रही। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं यह पार्टी कभी पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक थी, इसकी नीति और नीयत ठीक नहीं थी। देश की जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी का गठन देश की आजादी के बाद जो उस मंत्रिमंडल में सदस्य थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जब उन्होंने देखा कि देश जो आजादी की लड़ाई जिन मूल्यों को लेकर के लड़ी गई थी, जिन आधार को लेकर के लड़ी गई थी, ये कांग्रेस के लोग स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं और स्वार्थ की राजनीति करते देखते हुए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तो उसमें से इस्तीफा दे करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी और वो स्थापना इसलिए की थी कि हम राष्ट्र को पहले माने, राष्ट्र के आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए की थी। हमारी नीति ठीक थी, हमारा नियत ठीक थी, हमारे नेता ठीक थे। तो 8-10 लोगों द्वारा बनाई हुई पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की